हेलो 11th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफ़ी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी ज्योग्राफ़ी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। तो आज हम लोग पिछले दिनों हम लोगों ने भूगोल की जो आपकी ज्योग्राफ़ी की सेकेंड बुक है उसका लास्ट लेसन मृदा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम लोग ज्योग्राफ़ी की जो आपकी फर्स्ट बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका लेसन 6 यानी अध्याय 6 वो पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और इससे पहले इस बुक में हम लोगों ने खनिज और शैल वाला लेसन पढ़ा था। उसके बाद हम लोग लेसन 6 पढ़ेंगे, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, है ना। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं, इसका हम लोग आज पार्ट 1 यानी भाग 1 पढ़ेंगे। तो हम लोग आज दो चीज़ें देखेंगे बच्चों। सबसे पहले कि हाँ, जो धरातल है वो असमतल क्यों है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धरातल असमतल क्यों है। आपने देखा होगा ना बच्चों कि हमारा जो धरातल है वो कैसा है, ऊंचा नीचा है ना, इस तरह से है ना। तो ये जो असमानता पाई जाती है या जो असमतल धरातल है, ये क्यों है? क्यों नहीं हमारी जो भूपटल है वो एकदम प्लेन है, समतल है ना। सभी जगह समतल क्यों नहीं है? तो इस भूपटल पर क्यों इस तरह के ऊंचे नीचे भूभाग जो हैं वो पाए जाते हैं, यानी असमतल धरातल क्यों है? तो हमारे जो बच्चों ये भूपटल है, यानी जिसको हम भूपर्पटी भी बोलते हैं, यानी सबसे ऊपरी आवरण जो हमारी पृथ्वी का है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है ना। ये हमेशा क्या करता है, गति करता रहता है। यानी ये पूरी परत क्या है, गत्यात्मक है, गतिशील है ना। गतिशील का मतलब हमेशा ये गति करती रहती है ना। ये हमेशा दो दिशाओं में, एक क्षैतिज और एक लंबवत। क्षैतिज मतलब समांतर ऐसे धरातल के, और एक लंबवत। ये दो तरह से हमारी जो ये भूपटल है या भूपर्पटी है या क्रस्ट है, वो क्या करती रहती है बच्चों, गति करती रहती है, संचालित होती रहती है ना। धरातल पर स्थित जो विभिन्न प्रकार के ये स्वरूप पाए जाते हैं, पर्वत, पठार और ये मैदान। तो जो विभिन्न और भी बहुत सारी स्थलाकृति पाई जाती हैं इन पर्वत, पठार और मैदानों में, यानी जो विशेष लक्षण पाए जाते हैं इन भागों में, ठीक है। इनका निर्माण जो है बच्चों कुछ विशेष बलों के द्वारा या शक्तियों के द्वारा होता है ना। धरातल जो हमारी पृथ्वी का जो धरातल है, धरातल पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो उत्पन्न बल है, और पृथ्वी के अंदर यानी आंतरिक भाग में, यानी अंदर यानी आंतरिक भाग में उत्पन्न जो बल है, यानी बाहर ऊपर जो उत्पन्न बल है, इसको हम बाह्य बल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? बाह्य बल या बहिर्जात बल बोलते हैं। और अंदर जो बल उत्पन्न होता है, इसको हम बोलते हैं आंतरिक बल। तो हमारी जो धरातल है, यानी जो पृथ्वी का धरातल है, ये धरातल जो है वो इसके पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के अंदर ये दो तरह के बल उत्पन्न होते हैं। इनसे क्या होता है, हमारा धरातल क्या होता है बच्चों, ये प्रभावित होता है ना। और ये बल जो हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं, ठीक। इन बलों को जो हमारे धरातल को प्रभावित करते हैं, यानी जो बाहर यानी धरातल के ऊपर और धरातल के नीचे यानी पृथ्वी के अंदर, इन्हें हम दो नामों से जानते हैं बच्चों। ये दो प्रकार के बल हैं। एक है बहिर्जनिक बल
या जिसको हम बहिर्जात बल भी बोलते हैं या बाह्य बल भी बोलते हैं, और दूसरा है अंतर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल जिसको हम आंतरिक बल भी कहते हैं। ठीक, तो बहिर्जानिक बल या बहिर्जात बल क्या होता है, किसको बोलते हैं? तो बाह्य बल को हम क्या बोलते हैं? बहिर्जनित बल। यानी बाह्य बल मतलब जो हमारे धरातल के ऊपर है ना क्या रहता है, कार्य करता रहता है, उसको हम बोलते हैं बहिर्जनिक बल। ठीक है, बहिर्जनिक बल के क्रिया के फलस्वरूप जो है हमारे धरातल पर क्या होता है, जो ऊंची उठी आकृतियां हैं ये इनको क्या करती हैं, घिसकर छोटा नीचा करती जाती है। यानी बहिर्जात जो बल है या जो बाह्य बल है वो हमारे धरातल पर जो ऊंचे नीचे भूभाग हैं इनको क्या करती हैं, घिस घिस कर या काट छाट कर क्या करती हैं, नीचा बनाती रहती। और जो काट छाट के बाद जो पदार्थ मिलते हैं उनको जो निम्न भाग होते हैं या निचले भाग होते हैं या गर्त होते हैं उनमें इन काटे छाटे पदार्थों को क्या करती हैं, जमा करती रहती हैं। तो बाह्य बल का काम है ऊंचे उठे हुए भागों को क्या करना, काट छाट कर नीचा करना, समतल बनाना। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा बल कौन सा है जो हमारे पृथ्वी के धरातल पर प्रभावित करता, वो है अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल या जिसको हम अंतर्जात बल भी बोलते हैं, आंतरिक बल भी करते हैं। तो ये बल चूँकि हमारी पृथ्वी के कहाँ उत्पन्न होता है, अंदर उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक बल या अंतर्जात बल बोलते हैं, है ना। तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है या कार्य करता है, इसीलिए इसको हम अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल जो है वो कैसे प्रभाव डालता है हमारे धरातल पर, हमारी पृथ्वी के धरातल पर? तो अंतर्जनित बल के कारण क्या होता है कि धरातल के ये भागों को क्या करते, ऊपर उठ जाते हैं। यानी आंतरिक बलों के कारण जो हमारा धरातल है वो क्या होता, ऊपर उठ जाता है ना। यानी ये बल जो है हमारे धरातल पर विषमता को क्या करता है, जन्म देता है। यानी ऊंचे नीचे भागों को जन्म देता है। बाह्य बल जो है वे ऊंचे उठे भागों को काट छाट कर नीचा करता है, और आंतरिक बल जो है वो धरातल पर क्या करता है, ऊंचे यानी विषमताओं को जन्म कर देता है, यानी ऊंचे नीचे भागों को जन्म देता है। बहिर्जनित बल या बहिर्जात बल जो है वो उच्चावच में जो भिन्नता पाई जाती है, उच्चावच भिन्नता मतलब ऊंचे नीचे जो धरा पर्वत पठार में इस तरह की जो भिन्नता पाई जाती है, इनको बराबर करने में क्या होती है, असफल रहती है। और ये भिन्नता तब तक बनी रहती है बच्चों जब तक कि बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल जो हैं वो क्या करते हैं, विरोधात्मक कार्य करते हैं। तब तक इन जो उच्चावच है या जो ऊंचे नीचे भाग हैं उनमें क्या बनी रहती बच्चों, भिन्नता बनी रहती है। सामान्यतः बच्चों जो आंतरिक बल होता है या अंतर्जात बल होता है वो नए नए भू आकृतियों का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी भू आकृतियों को कह सकते हैं जन्म देने वाला बल होता है। वहीं जो बहिर्जात बल होता है या बहिर्जात जो प्रक्रियाएं होती हैं वो मुख्य रूप से क्या करती हैं, भूमि को यानी ऊंचे उठे हुए भाग को या ऊंचे नीचे भागों को काट छाट कर क्या करती हैं, नीचा काट छाट कर उनको नीचा करने का काम करती हैं, है ना, यानी घिसने का काम करती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि ये दो बल हैं बच्चों, एक बहिर्जात बल और दूसरा है
अंतर्जात बल या अंतर्जनित बल, ये दोनों ही हमारे धरातल पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। और इन्हीं दोनों बलों के कारण ही हमारे धरातल पर क्या पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। असमानता पाई का मतलब है ऊंचे नीचे भाग जो हैं वो पाए जाते हैं। समझ में आया? तो क्यों हमारा धरातल असमान है, तो उसके लिए उत्तरदायी हैं ये दोनों बल। अब चलते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो जैसा हम लोग के लेसन का नाम भी है बच्चों, भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं क्या, किनको बोलते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं? तो अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बलों द्वारा भूपटल के विन्यास में, है ना, परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, भू आकृतिक प्रक्रिया कहा जाता है ना, या भू आकृतिक प्रक्रियाएं करते, यानी जो हमारे धरातल का यानी भूपटल का जो चट्टान की जो व्यवस्था है, सजावट है ना, उसमें जब आंतरिक बलों के द्वारा और बाहरी बलों के द्वारा जब परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो हैं, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि दो तरह की हैं, एक आंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं और दूसरा है बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया। अंतर्जनित जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं बच्चों, इनके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। एक है पटल विरूपण और दूसरा है ज्वालामुखीता। ये दो मेन प्रक्रियाएं हैं जो अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं में विशेषकर अपक्षय, है ना, और बृहच्छरण, अपर्दन, निक्षेपण, इन सारी प्रक्रियाओं को बहिर्जनित या बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। यानी अपक्षय, बृहच्छरण, अपर्दन और निक्षेपण ये आपकी कैसी प्रक्रिया हैं, बहिर्जनित प्रक्रियाएं। और पटल विरूपण, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब कैसी प्रक्रिया हैं, अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। अब आता है हमारा बच्चों, कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे धरातल पर, है ना, भू आकृतिक बहिर्जनित बलों के अंतर्गत आते हैं और जो भू आकृतिक कारकों के नाम से जाने जाते हैं। तो बहिर्जनित बलों में या तत्वों में मेन रूप से मुख्य रूप से हमारा जल, हिम और वायु, है ना, ये आते हैं को शामिल किया जाता है। और है ना, ये चूँकि पदार्थों का अपर्दन और परिवहन करने में ये सारे तत्व क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा अपर्दन, सबसे ज़्यादा परिवहन का कार्य इन्हीं बहिर्जनित तत्वों के द्वारा होता है। कौन से बहिर्जनित तत्व, जैसे जल, हिम और वायु। इसीलिए इन्हें भू आकृतिक कारक के नाम से जाना जाता है। यानी जल, हिम, वायु ये क्या कहलाते हैं, भू आकृतिक कारक कहलाते हैं, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा धरातल के पदार्थों का अपर्दन और परिवहन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया बच्चों भू आकृतिक कारक क्या है। अब चलते हैं, हमारा सबसे पहले आता है अंतर्जनित, है ना, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं में दो मुख्य रूप से, है ना, प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। सबसे पहला है पटल विरूपण और दूसरा है ज्वालामुखीता। पटल विरूपण क्या है, किसको बोलते हैं पटल विरूपण? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियों के फलस्वरूप अनेक प्रकार की विकृतियां, है ना, भूपटल पर क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। ठीक, जैसे भूपटल का मुड़ना, मोड़ बनना, टूटना, भ्रंश बनना या फिर, है ना,
चट्टानों का अपने स्थान से उठ जाना, धँस जाना, है ना। तो इस तरह का जब परिवर्तन होता है हमारे धरातल पर या जो हमारा भूपटल है उस पर, तो उसे ही क्या कहते हैं, पटल विरूपण। पटल मतलब जो हमारी ये क्रस्ट है ना, यानी हमारी पृथ्वी का जो ये बाहरी भाग है, इसको हम पटल बोलते हैं या भूपटल बोलते हैं। तो इसी भूपटल का जब ये रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे ये अभी एकदम क्या है, बराबर है ना, व्यवस्थित है। लेकिन यही अगर परत इस तरह से हो जाए, इसमें ऊंचे उठे भाग, है ना, नीचे भाग इस तरह से बन जाए, तब अब ये क्या हो गया, इसका रूप बदल गया। तो जब पटल का जो रूप है, उसकी व्यवस्था है, उसकी सजावट जो है, वो क्या हो जाती है, बदल जाती है, विकृत हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो उसको हम पटल विरूपण के नाम से जानते हैं। समझ में आया। तो ये आंतरिक भाग में होने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति के फलस्वरूप होता है, जब हमारी जो पृथ्वी की जो बाहरी परत है या आवरण है, इसका क्या हो जाता है, रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी इसमें विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, तब वो कहलाता है पटल विरूपण। ठीक है। पर्वत निर्माण, इसमें पटल विरूपण में दो तरह की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से सम्मिलित है। एक तो है बच्चों पर्वत निर्माण प्रक्रिया, और दूसरा है महाद्वीपीय निर्माण की प्रक्रिया, है ना। ये दोनों प्रक्रियाएं जो है पटल विरूपण के अंतर की दो महत्वपूर्ण क्या है, प्रक्रिया है। अब आता है हमारा अंतर्जनित बल में दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है, वो है ज्वालामुखीता। ज्वालामुखी और ज्वालामुखीता दोनों। ज्वालामुखी तो आप जानते हो, जब है ना, धरातल के भीतर का जो पिघला हुआ लावा है या चट्टानें हैं, वो धरातल को तोड़कर क्या हो जाती हैं, बाहर आने लगती हैं, तो उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। और यही लावा जब क्या हो जाता है, या पिघली हुई चट्टानें क्या हो जाती हैं, वो क्या होने लगती हैं, विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का निर्माण कर देती हैं, तो वो ज्वालामुखीता के नाम से जानी जाती है। तो ज्वालामुखीता के अंतर्गत जो पिघली हुई शैल हैं या लावा है ना, वो भूपटल की ओर क्या होने लगती है, उसका संचलन होने लगता है, और अनेक प्रकार के धरातल के अंदर और धरातल के बाहर, है ना, ज्वालामुखी स्वरूपों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसको हम ज्वालामुखीता के नाम से जानते हैं। तो ये है बच्चों आंतरिक बल या अंतर्जनित बल, है ना, जिसमें दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं, एक है पटल विरूपण और दूसरी है ज्वालामुखीता। यहाँ मैंने एक चार्ट के द्वारा आपको बताया है कि जो हमारा भू संचलन है, यानी जो भू आकृति प्रक्रियाएं हैं, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक या अंतर्जनित बल, दूसरा है बाह्य बल या बहिर्जनित बल या बहिर्जात बल भी इसको बोलते हैं। आंतरिक बल जो है, अभी हमने इसे बताया कि पृथ्वी के अंदर, है ना, गतिशील रहता है, और बाह्य बल जो है वो धरातल के ऊपर गतिशील रहता है। आंतरिक बल जो है बच्चों, या अंतर्जनित बल जो है, या अंतर्जात बल जो है, वो दो प्रकार का होता है। इसमें दो तरह की गतियाँ होती हैं। एक तो होता आकस्मिक और दूसरा होता दीर्घकालीन गति। आकस्मिक मतलब जो अचानक होती है ना, और दीर्घकालिक बल जो है उसको समय, मतलब ये काफ़ी लंबे समय के बाद इसका प्रभाव जो है वो पड़ता है। आकस्मिक जो गति है उसमें दो तरह के प्रक्रियाएं हैं, एक है भूकंप और दूसरा ज्वालामुखी।
ठीक। इसी तरह दीर्घकालिक बल गति जो है उसमें मेन है आपकी जो प्रक्रिया वो है पटल विरूपण, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था। तो पटल विरूपण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, दीर्घकालिक गति है ना। पटल विरूपण जो है इसमें दो तरह के बल जो हैं वो शामिल होते हैं। पहला बल है जिसको हम महाद्वीपीय निर्माणकारी बल बोलते हैं, और दूसरा है वो है पर्वत निर्माणकारी बल, है ना। तो पटल विरूपण में ये दो तरह के बल जो हैं वो कार्य करते हैं, महाद्वीपीय या महाद्वीप निर्माणकारी बल, और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। महाद्वीपीय निर्माणकारी बल के भी दो प्रक्रिया हैं इसमें। पहला है ऊपरिमुखी बल और दूसरा है अधोमुखी बल, है ना। ऊपरिमुखी बल का मतलब होता है कि इसमें इस बल में जो धरातल है या भूपटल है ना, वो अपने स्थान से क्या हो जाता है, ऊपरी मतलब ऊपर उठ जाता है ना। और अधोमुखी बल में क्या होता है कि जो धरातल है या भूपटल है वो अपने स्थान से क्या हो जाता है, नीचे की ओर खिसक जाता है, ठीक है। तो महाद्वीप निर्माणकारी बल जो है वो उसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक पहली प्रक्रिया में या तो धरातल क्या होता है या भूपटल की चट्टानें जो हैं वो ऊपर की ओर खिसक जाती हैं, और अधोमुखी बल में क्या हो जाती हैं, वो नीचे की ओर खिसकती हैं या धंस जाती हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों पटल विरूपण जो प्रक्रिया है उसमें दूसरा जो बल है वो है पर्वत निर्माणकारी। पर्वत निर्माणकारी जो बल या गति है ना, इसमें का भी प्रभाव दो रूपों से, दो तरह से, है ना, भूपटल पर पड़ता है। पहला है तनाव और दूसरा है संपीड़न। तो पर्वत निर्माणकारी बल का प्रभाव पहला जो है वो तनाव के रूप में पड़ता है। तनाव तब होता है जब पर्वत निर्माणकारी बल जो है वो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है ना। तब चट्टानों पर या भूपटल पर तनाव की क्रिया होती है। और जब पर्वत निर्माणकारी बल जो है वो उसका प्रभाव चट्टानों पर आमने सामने यानी इस तरह से होता है ना, आमने सामने होता है या एक दूसरे के सामने होता है, तो उसका प्रभाव संपीड़न के रूप में देखा जाता है। जब तनाव की क्रिया होती है तो चट्टानों में दो तरह से प्रभाव पड़ता है। या तो चट्टानें भूपटल में क्या हो जाती हैं, चटकन मतलब दरार जैसी पड़ जाती हैं, क्रैक बन जाते हैं, और या फिर चट्टानें बीच से क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो जो पर्वत निर्माणकारी क्रिया है उसका पहला प्रभाव चट्टानों में तनाव के रूप में पड़ता है, और तनाव जब कम होता है तो चट्टानें जो हैं वो बीच से चटक जाती हैं, और अगर तनाव की क्रिया ज़्यादा होती है तो चटकने के बजाय चट्टानें बीच से क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जिसको हम भ्रंशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह पर्वत निर्माणकारी क्रिया में दूसरा प्रभाव जो है चट्टानों पे संपीड़न के रूप में होता है, जिसमें विपरीत बल के बजाय आमने सामने बल होते हैं ना। इसमें क्या होता है, चट्टानों में दो तरह से प्रभाव होता है, एक तो संवलन और दूसरा चट्टानों में वलन। संवलन मतलब यानी रैब, संवलन को इंग्लिश में रैब बोलते हैं ना, और वलन मतलब फोल्ड। तो जब आमने सामने बल कार्य करता है तो चट्टानें क्या हो जाती हैं, वो मुड़ने लगती हैं, है ना, इस तरह से मुड़ने लगती हैं, ठीक। और वलन में भी क्या हो जाते हैं, मोड़ बनने लगते हैं। तो रैब
सबलन यानी रैप बनने लगते हैं और वलन यानी फोल्ड्स बनने लगते हैं। तो इस तरह से पर्वत निर्माणकारी बल जो है वो चट्टानों पर दो रूपों में क्या करता है, प्रभाव डालता है। एक तनाव के रूप में और दूसरा संपीड़न। तनाव जब कम होता है तो चट्टानें चटकती हैं, तनाव ज़्यादा होता है तो चट्टानों में भ्रंश बन जाते हैं, यानी वो टूट जाती हैं। और संपीड़न जब होता है तो चट्टानें मुड़ने लगती हैं या उनमें मोड़ बन जाते हैं, यानी वलन बन जाते हैं। तो ये है बच्चों भू संचलन यानी भू आकृतिक प्रक्रियाओं का पहला भाग, जिसको हम आंतरिक या अंतर्जनित बल के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस दूसरे बल के बारे में पढ़ेंगे, यानी बाह्य बल यानी बहिर्जनित बल। तो आज हम लोगों ने पहले बल के बारे में पढ़ा, आंतरिक बल के बारे में, और अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।